जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात, जिसमें बात होती है इस मुल्क की एक एक जो बशिंदा है इस मुल्क का, उसके मतलब बात होती है कि क्या वो आने वाले दिनों में किस मुश्किलात या किस चैलेंजेस का सामना है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ या मौक़े हैं उनके लिए। इसके साथ साथ हम बात जो मेजर फोकस होता है वो होता है ज़रात के ऊपर, मईशत के ऊपर। इसके साथ साथ माशरे पे भी बात करते हैं और हम कैसे देखते हैं कि आने वाले दिन में जो जदीद दौर है उसमें कैसे हम अपने आप को हम आहंग कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ के साथ। तो आज प्रोग्राम को आगाज़ करने से पहले आपसे फिर वही दरख्वास्त है कि हम कॉनकेव एग्री किसान मददगार आपका अपना प्लेटफॉर्म है। आप अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमसे किसी भी वक्त हमारे कॉल सेंटर 051 111 किसान उस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, इसके साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं या यूट्यूब का जो चैनल है हमारा, इसे सब्सक्राइब करके फॉलो करके और आप हमें अपने साथ पाएंगे। आपकी कोई भी तजावीज़ हैं वो हम तक पहुंच जाती हैं इसके ज़रिए। तो आपकी वजह से ही हम जो है वो आप तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है हम इस प्लेटफॉर्म को लेके चल रहे हैं और इसमें आपकी मुआवनत का, आपके ताउन का, इसके साथ साथ आपकी जितनी भी हमें सपोर्ट मिली है उसका बहुत शुक्रिया। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं जी। आने वाले जो दिनों हैं उसके मतलब भी बात होगी, अब जी मौजूदा जो चैलेंजेस हैं उस पर भी बात होगी, लेकिन पहले बात करते हैं सबसे बड़ा जो चैलेंज इस टाइम है आम किसान को, और उसका एक इम्पेक्ट आने वाला है हमारी जो हमारी खाने पीने की अशिया हैं या सिंपली कहें तो फूड इन्फ्लेशन पे आने वाला है। वो है यूरिया। यूरिया दुनिया में, आज सुबह ही मैंने रिपोर्ट देख रहा था, जो हफ्ते के शुरू में रिपोर्ट एक निकलती है कि पिछले हफ्ते को देखते हुए क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है। मैं हमेशा बात करते हैं कि डेटा के साथ हम लेके चल रहे होते हैं, तो डेटा की जो हमें देखने को मिल रहा है कि दुनिया में और मुल्क में दोनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो ये है कि यूरिया का रेट बढ़ रहा है। यूरिया की जो जो मांग है, जो वैसे ही रेट इसका बहुत ज़्यादा है। हाँ, हुकूमत ने अभी तक फ़राहम नहीं की जितनी मकदार में यूरिया चाहिए। ब्लैक मार्केट में वो अवेलेबल है, डीलर हजरात जो हैं उसको लेके फिर रहे हैं और अपना मन चाहा मुनाफा उस पर कमा रहे हैं। तो उसको देखते हुए इंटरनेशनल मार्केट में हुआ ये है जी कि तकरीबन $30 कीमत ऊपर चली गई है। $30, ये आपको मौजूदा यानी कि जो अभी का रेट है मैं वो बता रहा हूँ, और आने वाले दिनों में इसकी मज़ीद जो है वो ऊपर जाने की है, कीमतें ऊपर जा रही हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया ने पिछले हफ्ते 6 लाख टन जो यूरिया है वो इंपोर्ट किया है। उस इंपोर्ट में रशिया से ये थ्रू आ रहा है, उसको जो कीमत मिली है वो किसी वक्त जो $290-295 पे थी, उन्होंने वो तकरीबन 319 से लेकर $330 के ऊपर, उस फ़र्क से जो कि है उनकी जो बंदरगाहें हैं जो कि मगरबी और मशरकी बंदरगाहें हैं उसके लिहाज से थोड़ा फ़र्क है इसमें, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन $30 मिनिमम इस टाइम प्राइस बढ़ गई है इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया की। हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमारे यहाँ जो हमारी इकनॉमिक ECC जिसे कहते हैं, कैबिनेट की जो कमेटी है, उसने भी इजाज़त दे दी है कि जी तकरीबन 5% यूरिया की कीमत बढ़ा दी जाए। अब 5% को अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि इसका नेट इम्पैक्ट जो आएगा, जो कि आपकी गंदम की फसल के ऊपर, कैनोला, सरसों, सनफ्लावर, इसके साथ साथ अब मकई का सीज़न शुरू हो रहा है, तो इन तमाम फसलों के ऊपर जो इनपुट कॉस्ट होती है वो बढ़ जाएगी। यूरिया की मिकदार हमें पता है ज़्यादा है और इसकी अब अगले 2 से 3 महीने में उसकी असरात आपको नज़र आएंगे कि वो आपकी फूड इन्फ्लेशन को हिट करेगा। जो दुनिया की हैं मार्केट्स, उसमें देखा ये गया है कि अमोनिया की कीमत भी जो सी है वो कुछ स्टेडी है, लेकिन यूरिया जो है वो बढ़ गया है, जिसके के अवामिल मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसको हम देख रहे हैं वो अभी इंटरनेशनल जो सूरत हाल है उसको अभी हुआ ये है कि रेट्स बढ़ गए हैं। अभी जो रेड सी जिसे कहते हैं, जो हमारा बहीरा अहमर जिसे उर्दू में कहते हैं, वहाँ पे जो इस टाइम यमन के बॉर्डर के ऊपर जो लड़ाई हो रही है और जिस तरह से सिलसिला हो रहा है, उस सिलसिले में जो फ्रेट चार्जेस हैं
मुझे कल ही किसी ने रब्ता किया यूरोप से, और उन्होंने कहा जी कि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें पहुँचानी हैं, तो अगर आप अपनी जो शिपिंग एजेंसीज़ हैं यानी कि शिपिंग जो कंपनीज़ हैं उनसे अगर किसी से रब्ता करवा सकें, तो उस चीज़ को देखते हुए तकरीबन 100 से 120% किराए बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो इंश्योरेंस मांग रहे हैं, वो सिक्योरिटी मांगते हैं, रूट बंद हुआ हुआ है, उस रूट में डिस्टर्बेंस आई है, इस वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी जो सी है वो उसमें मसले मसाइल आने शुरू हो चुके हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर हमने किसी भी चैनल से इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करते हुए ज़ाहिर है शॉर्टेज होगी, ब्लॉकेज होगी, उसका अमल दखल ये होता है कि कीमतें जो हैं वो आसमान को चली जाती हैं, और ये इंटरनेशनल प्राइस पे हम क्योंकि चल रहे होते हैं, और इसमें अब हमें मसला आएगा। दूसरी जो मुकामी ख़बर है, मुकामी ख़बर ये है जी कि IMF के प्रोग्राम में हैं हम। IMF ने हुकूमत को मना कर दिया है कि वो किसी किस्म की एग्रीकल्चरल सब्सिडी नहीं देगा। अब उसका मतलब ये हुआ कि जो यूरिया के ऊपर एग्रीकल्चर सब्सिडी है, जो कि हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने या फेडरल गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने ये जो सूबों को में दे दिया है, तो सूबों ने इनकार कर दिया साथ कि जी, सूबों ने कहा जी कि हम इस पर सब्सिडी नहीं दे सकते। तो अल्टीमेटली इसका मकसद ये बताने का ये है कि अगर आपको यूरिया मिले तो यूरिया संभाल लें। यूरिया की कीमतें जो सी हैं वो नीचे नहीं आ रही, नज़र आ रहा है, यूरिया ऊपर जा रहा है। प्लस अपनी इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल करें। अगर आप अपनी ज़मीन का जायज़ा करा सकते हैं तो ज़मीन के जायज़े के साथ साथ आप देखें कि कितनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, और इसमें जो उसके जो अल्टरनेट जिसे कहते हैं नेमुल बदल, वो ज़राए भी देखें उसमें क्या हो रहा है सिलसिला। तो ये आप लोगों को थोड़े बहुत नेचुरल भी खाद जो सी है वो इस्तेमाल करें, ताकि आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो, क्योंकि ये कॉस्ट जो है ये अभी खाद की, ख़ुसूसन यूरिया की, ये मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इसका इंटरनेशनल जो डेटा हम देख रहे हैं, डेटा के एनालिसिस को करने के बाद आपसे ये शेयर करना था। और हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, हुकूमत भी कोई सपोर्ट सब्सिडी नहीं देना चाह रही। 2 लाख टन जो सिंध में आई है उसका अभी तक नहीं समझ आ रही कि वो कहाँ पे है, जो अज़रबैजान से इंपोर्ट की गई थी, G2G जिसे कहते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, उसका भी अभी तक कोई इम्पेक्ट उस तरह से नहीं हुआ है। तो ये एक अहम मेरे ख़्याल से एक मालूमात हम देना चाह रहे थे कि आपको यूरिया में मज़ीद मुश्किलात, या कम से कम उसकी कीमतें जो सी हैं वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही। तो इसको देख के अपने जो फ़ैसला साजी है उसमें आपको मुआवनत किसान मददगार और हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये आपको देता रहेगा, और इस ताकि आप इसको आगे लेके चलें। दूसरे नंबर पर जी बात करते हैं वो गंदम के जो काश्तकार हैं उनके लिए गंदम की प्राइसेस जो सी हैं वो इस वक्त दुनिया में कुछ कमोडिटीज़ जो हैं वो ऊपर नीचे हुई हैं। उसके जैसे कनोला की प्राइस नीचे आई है, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि गंदम की प्राइस भी थोड़ी नीचे है। तो उसको देखते हुए अगर तो इंपोर्ट करनी है तो हुकूमत से ये है कि वो वक्त के ऊपर इंपोर्ट कर ले। अगर कोई 1 मिलियन 2 मिलियन मेट्रिक टन अगर उन्होंने इंपोर्ट करनी है तो अभी बेहतर है कि वो इसको कर लें। क्यों? क्योंकि फिर जूँ आपका बढ़ेगा और ये गैप आएगा अगले महीने जब रमज़ान आएगा, तो रमज़ान में एक्सपेक्टेड होता है कि हमारे पास अपने स्टॉक्स ख़त्म हो रहे होते हैं, और उस वक्त महंगाई का एक नया आएगा सिलसिला जो कि मेरे ख़्याल से एक मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो इसमें अभी ये है कि कीमतें कम हुई हैं। कुछ यूक्रेन की वॉर, उस वजह से भी उनके साइलोज़ जो उन्होंने रखी हुई थी गंदम, वो भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारी अपनी भी देखना चाहिए कि कहाँ पे है। तो उसमें हुकूमत को अपने जो स्पार्को और दीगर इदारे हैं उनसे क्रॉप मॉनिटरिंग और उस तरह से जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको मॉनिटर करने के लिए और इसकी रिपोर्टिंग मेकनिज़म को बेहतर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सिंध की गंदम मई में मार्च में आ जाती है उससे थोड़ा सपोर्ट आएगा, लेकिन उससे पहले इम्कान ये है कि गंदम की अगर शॉर्टेज होती है, जैसे इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जो मकामी मंडियों में रेट हैं वो तकरीबन 120 रुपये किलो के हिसाब से मंडी का रेट है जो कि आ रहा है। तो ये कहीं पिछले साल की तरह कहीं दोबारा 140 150 के आसपास ना चला जाए रमज़ान में, और ये मेरे ख्याल से इसकी बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर किसानों से आपने ले ली है गंदम, तो वो गंदम उस वक्त तो आपने ले ली थी, लेकिन क्या वो आप उसको ठीक तरह मैनेज कर पा रहे हैं? ये एक हमेशा एक सवाल होता है जो कि फरवरी मार्च में आता है हुकूमत के सामने। फिर वो एडहॉक पॉलिसीज़ पे शायद
नहीं इस दफ़ा काम आएंगी, तो हमें एक मजबूत हिकमत अमली बना के इसको लेके चलना चाहिए। हमारी प्लेटफॉर्म हाजिर है, कॉन्केव एग्री इस सिलसिले में हुकूमत के लिए दस्तयाब है। हम आपके साथ मिलकर डेटा के ऊपर काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये 2 फसलें आ रही हैं आगे, चावल और कपास। उसके लिहाज से कपास का रेट अब थोड़ा सा मुस्तहकम है, एक किस्म का कह लें कि वो जहाँ पे है वहाँ पे ठीक है। अभी आगे देख रहे हैं कि कुछ इसमें बढ़ोतरी भी होती है। चावल में बहुत ज़्यादा अभी फिर दोबारा से उसने जंप लिया है। क्योंकि अभी ये सिलसिला हुआ है कि चावल 31 मार्च तक, जैसे बताया था कि इंडिया ने पाबंदी लगाई हुई है अपने चावल की बरामद पे। उसका बेनिफिट पाकिस्तान को हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी प्राइसेस बढ़ रही हैं। उस लिहाज से आम कंज्यूमर को ये दरख्वास्त है कि वो हमारी प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहते हैं तो वो अभी से ले लें, क्योंकि ये आगे मज़ीद इसके अंदर आसार ये हैं कि ये कीमतें बढ़ेंगी। 31 मार्च तक जब तक ये चीज़ें चल रही हैं, नई फसल जो उनसी है वो आपको पता है लग जाएगी। लेकिन उसके लिहाज से मेरे ख्याल से जो नई फसल लगाने की प्लानिंग है वो भी बड़ी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जैसे अभी मकई में प्रॉब्लम आया है तो अगले साल हम उससे भी देख रहे हों। तो उस लिहाज से मजबूत हिकमत अमली के तहत वो तमाम किसान साथी जो कि चावल लगाने का इरादा रखते हैं वो अपनी इनपुट कॉस्ट पे कम करें, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस का भी एक मेकनिज़म है। अगले साल किस किस्म का होता है, इंडिया में इलेक्शन हो गया होगा और उस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का बैन वो दोबारा लगाएंगे। लेकिन फिर भी मोहतात होकर चलें, सिर्फ चावल के ऊपर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि चावल का रेट अगले साल, क्योंकि महंगाई दुनिया में जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई है। इसके साथ साथ कपास की जो अगर चाहते हैं तो आप अच्छी वैरायटीज़ लगाएं। अभी उसका मौसम आ गया है। आपको कपास के सिलसिले में आपको किसान मददगार और किसान दुकान के प्लेटफॉर्म से अच्छा सीड अवेलेबल है। सीड की जब हम बात करते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेग्रीगेटेड या मिला हुआ सीड ना लें, अच्छा सीड लें। और इसमें अब माहौल के ऊपर जो असरअंदाज हो रही हैं चीज़ें, ट्रिपल जीन वैरायटीज़ जिन्होंने लगानी हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो फरवरी में अपनी काश्त शुरू कर दें। क्योंकि अभी जिस तरह से अभी देखा है आपने कि एक चैलेंज और आगे आ रहा है, क्योंकि इस दफ़ा बर्फ़बारी अभी तक नहीं हुई, ना ही हमें कोई बारिशें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगले साल आगे ही हम कह रहे हैं कि जो पानी की शॉर्टेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस लिहाज से चावल की फसल के ऊपर प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा आपको वैसे जो गन्ने की काश्त जो लोग करते हैं उनको भी चैलेंज आएगा। ये 2-3 चीज़ें फ्यूचर को देख के हमें देखनी पड़ेंगी कि हमें कैसे इसको लेके चलना है। किसानों से फिर दरख्वास्त है, और इसके साथ साथ हमारी इकॉनमी के वो लोग जो कि इससे इन्वॉल्व हैं, यानी कि शुगर केन हो गया, इसके साथ साथ जो हमारी कपड़े टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, इस और मुतल्लिका चावल से रिलेटेड जो लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि अभी पानी की सिचुएशन जो उनकी है वो वर्स्ट हो रही है। बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, हो सकते हैं, अल्लाह ना करे ये हों, लेकिन जो अनसर्टेनिटी हम नज़र आ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको देखते हुए एक मजबूत हिकमत अमली के तहत हम आपको डेटा देख के बताना चाह रहे हैं कि ये वाले चैलेंजेस हैं जो कि किसानों के लिए आपकी फसल पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से एक हमें कहते हैं कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। हमें शुरू में ही पता हो कि हमने क्या करना है, कैसे लेके चलना है। तो ये थोड़ी सी गुजारिशात मैंने इस हफ्ते, क्योंकि ये डेटा के ऊपर हमारा बड़ा क्लोज़ का ये प्रोग्राम है जिसमें कि हम अपनी डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा के मतलब लोगों को बताते भी हैं कैसे बेहतर फैसला साजी हो सकती है, उसमें बताते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म है एग्री सेंस, उसमें थ्रू भी हम आपको बताते हैं। तो ये तमाम गुजारिशात जो मैंने की हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सारी सही हों, अल्लाह करे, लेकिन ये एक किस्म के वो चैलेंजेस हैं जो कि आ सकते हैं और इनसे हमें निपटना के लिए तैयारी करनी चाहिए। लास्ट में जी, अभी हमने जो मकई की इस दफ़ा देखें कि पिछली दफ़ा बहुत अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन अभी कुछ लोग जो हैं वो छोड़ गए हैं। ज़्यादातर लोग, आधे लोगों ने कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसके रेट में अगले साल बेहतरी आएगी। क्योंकि अभी चिकन दुनिया में हम जिस हिसाब से कोई 80-85 अरब चूज़ा साल का हम खाते हैं, पाकिस्तान उसमें कोई तीसरे नंबर पे है जहाँ पे चिकन इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी जो फीड है वो पूरी हमने अगर यहीं से करनी है, और वो वाली फीड अब आपको पता है कि जो चूज़ा 5 गुना ज़्यादा 1950-60 के अंदर जो चूज़ा होता था उसके मुकाबले में अब हम 6 से 7 हफ्ते में 5 गुना ज़्यादा वेट का चूज़ा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वो फीड से बनाते हैं। फीड के ऊपर जो मसले मसाइल हैं वो अलहदा से हैं, बात उस पर फिर करेंगे। लेकिन इसको देखते हुए
मेरे ख़्याल से अगर अच्छा बीज लें, आप मकई को ना छोड़ें, बिल्कुल ना छोड़ें। थोड़ा रकबा ज़रूर उस पर लगाएं। इसके साथ साथ ऑयल सीड, इसके अलावा सब्ज़ियाँ वो काश्त करें। ये तमाम के अच्छे मेयारी और बेहतर कीमत के ऊपर आपको बाज़ार से जो रेट मिल रहे हैं उससे बेहतर, लेकिन मेयारी और असल बीज जो है वो किसान मददगार और किसान दुकान से अवेलेबल हैं। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे रब्ता करके अपनी बुकिंग भी करा सकते हैं। हमें खुशी होती है जब आप हमारे वो लेके चलते हैं। इसके साथ साथ एक अहम चीज़ जो सी है, ख़ुसूसन ऑयल सीड के अंदर और मकई के अंदर, किसान मददगार और किसान दुकान ना सिर्फ आपको ये सीड, खादें और इसके साथ साथ पेस्टिसाइड देगा, बल्कि आपको मशीनरी भी देगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी फ़सल मुनासिब दामों जो ख़रीदार हैं उन तक पहुंचाने का भी ये ज़रिया है। ये बहुत अहम चीज़ है कि हम आपको बैंक से लोन के थ्रू अपनी फ़सल किस टाइम पे बेचनी चाहिए उस बारे में भी आगाही फराहम करते हैं। इसके साथ साथ आपकी मदद करेंगे कि आप अपनी फ़सल जो है वो अच्छे दामों किस वक्त बेचनी है और किस को बेचनी है, इस बारे में भी आपको मुमकिन जो है मुआवनत और उनके तक आपकी दस्तरस जो है वो होगी किसान मददगार और किसान दुकान के चैनल से। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।